नमस्कार। आज मैं आपको तक्षशिला के बाद जो सबसे पुराना और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उसके बारे में बताऊंगा। इस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में केवल उसके खंडहरों से ही पहचाना जाता है और ये बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके प्राचार्य और शिष्य केवल देश में ही नहीं अपितु विदेश में ही प्रसिद्ध थे और बहुत से देश के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में जिस तरह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले थे और इसलिए इन विश्वविद्यालयों में तीनों धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। धर्म की शिक्षा देने का एक अर्थ ये भी है, भारत में धर्म रिलीजन के तौर पर नहीं जाना जाता। धर्म का अर्थ है धारण करना। हमें उसको कैसे अपने जीवन में धारण करना है, यही धर्म का अर्थ है। इसलिए तीनों धर्मों की शिक्षा से व्यक्ति विशेष उनके गुणों को, उनके विचारों को अच्छी तरह जानता था और उसके हिसाब से अपने जीवन में धारण करता था, जिससे वह जीवन को और अच्छी तरह जी सके। नालंदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ना अलंदु, ना का मतलब नहीं, अलंदु माने बेड़ियाँ। जहाँ पर ज्ञान के लिए कोई बेड़ियाँ नहीं है वह स्थान नालंदा है और वास्तव में वहाँ पर ज्ञान के लिए कोई बेड़ियाँ नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय मगध की राजधानी राजगृह के निकट एक समृद्ध गांव था और आज वह एक अवशेष और केवल आप कह सकते हैं कि टूटे फूटे हालत में अवस्थित है। आज लोग नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने के लिए जाते हैं। आज यह विश्व की एक धरोहर है और विश्व की धरोहर क्यों है, ये जानने के लिए आपको उसके गर्माभरित इतिहास को जानने की ज़रूरत है। जैन धर्म के स्वामी महावीर ने यहाँ कई बार प्रवास किया और गौतम बुद्ध ने यहाँ पे एक आम वृक्ष के नीचे अपना व्याख्यान दिया था, जिसे आज पावारिका के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का यहाँ जन्म और निर्माण हुआ था। फाहियान जब यहाँ आया था तो यहाँ पे उसने एक स्तूप का वर्णन किया था। उस समय नालंदा एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त था। नालंदा पटना से 95 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में स्थित है और लगभग 800 वर्ष तक वह विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता रहा। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों को देख सकते हैं, लेकिन 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने इसको संरक्षण दिया और उस समय ये अपनी उच्चतम स्थिति पर आया। यह विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने संरक्षण देने के बाद गुप्त वंश के राजाओं ने और बाद में पाल वंश के राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने
जला दिया और बहुत से अध्यापकों को, प्राचार्यों को और शिष्यों को उसने जो है कत्लेआम कर दिया। इसका वर्णन बहुत से किताबों में मिलता है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सम्राट कुमारगुप्त ने बाद में महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की और उस समय देश विदेश के बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पे ज़्यादातर आचार्य महायान धर्म का पालन करते थे, लेकिन हीनयान धर्म को भी यहाँ पढ़ाया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से धर्मों की शिक्षा और विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय पूरी तरह शहर दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, बौद्ध विहार, 7 बड़े कक्ष, सैकड़ों आवासीय रहने के कक्ष थे और ये पूरा विश्वविद्यालय ऐसा था जहाँ पे जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी थे वो सभी उसी परिसर में रहते थे। ह्वेनसांग 2 बार इस विश्वविद्यालय में आया। वहाँ पर उसने प्राचार्य शैलभद्र से शिक्षा ग्रहण की और उस समय उसका नाम मोक्षदेव था। इत्सिंग सुमात्रा के श्री विजय में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करके आया और यहाँ पर भारतवर्ष में 15 वर्ष रहा, जिसमें वह 10 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और उसने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 695 ईस्वी में वो भारत से चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि स्कंदगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय को हूण मिहिरकुल ने नुकसान पहुंचाया, किंतु इस तरह के कोई साक्ष्य मिलते नहीं। स्कंदगुप्त ने 455 से लेकर 467 तक राज्य किया था और मिहिरकुल ने 510 ईस्वी में राज्य संभाला था। तो इसलिए ये बात सत्य नहीं लगती, क्योंकि दोनों के समय में लगभग 50 वर्ष का फर्क है। स्कंदगुप्त के समय हूणों ने गांधार पर आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त की सेना ने उनको वहाँ से खदेड़ा था। इससे लगता है कि जिन लोगों का ये मानना है उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि ये बात नालंदा विश्वविद्यालय की नहीं थी, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में रही हुई, क्योंकि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार में था। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि गोदास ने इस विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया था और हर्षवर्धन ने इसे ठीक कराया, लेकिन इसके भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हमें तो लगता है कुछ इतिहासकारों ने जानबूझ के बख्तियार खिलजी के लांछन को बचाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बीच बीच में कहानियाँ गढ़ दी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात थी कि यहाँ पर योग्यता के आधार पर विद्यार्थी का चयन होता था। उनके रहने, खाने, पढ़ने और अन्य सुविधाओं थी वो सभी निःशुल्क थी। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और 2700 से अधिक आचार्य और प्राचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का ऐसा ज्ञान का केंद्र था जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था और इस पुस्तकालय में बहुत सी किताबों के अलावा 90 लाख पांडुलिपियाँ थीं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसका नाम था धर्मगूंज, और इसके 3 हिस्से थे: रत्नरंजक, रत्नोधिक और रत्नसागर। विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य अध्यात्म और विज्ञान को साथ साथ लाना और उसको समाज के सामने उपलब्ध कराना था। यहाँ धर्म ज्ञान की शिक्षा के अलावा साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, शिल्पकला,
स्थापत्य कला, खगोल शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, सांख्य योग, योग विद्या, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, विद्याशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, युद्ध कला और अन्य बहुत से विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्त, नागार्जुन, आर्यवेद और अन्य कई राजाओं और विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर भारत के अतिरिक्त कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की, यूनान, ईरान और अन्य कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुप्त वंश के पतन के बाद हर्षवर्धन ने और बाद में पाल राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को अपना संरक्षण दिया, जिससे ये विश्वविद्यालय पनपा और फूलता रहा और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बना रहा। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों के शासकों ने और विदेशी राजाओं ने भी यहाँ पर बहुत सा धन देकर विश्वविद्यालय को समृद्ध किया। स्वर्णद्वीप या सुमात्रा, वर्तमान में इंडोनेशिया, वहाँ के शैल राजा बालपुत्र देव ने भारत के देवपाल, पालवंश के राजा से को बहुत सा धन दिया और वहाँ पे एक मठ की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने देवपाल से निवेदन किया कि उस मठ के लिए 5 गांव की जागीर दी जाए और देवपाल ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। इस तरह यह विश्वविद्यालय निरंतर धन की कमी न होने की वजह से बराबर समृद्धि करता रहा और यहाँ पर आचार्य और विद्यार्थी सब निरंतर शिक्षा प्राप्त करते रहे। इस विश्वविद्यालय को 200 गांव की जागीर प्राप्त थी, जिसकी उपज इसे प्राप्त होती थी, जिससे विश्वविद्यालय चलता था। इस विश्वविद्यालय में कुलपति का चुनाव प्राचार्य और विद्यार्थी मिलकर करते थे। पहले प्रहर में व्याख्यान होता था और दूसरे प्रहर में केवल प्रश्नोत्तर होते थे। यहाँ पर बहुत कठोर अनुशासन था। इसके बावजूद पढ़ने वालों के लिए हमेशा यहाँ के दरवाजे खुले रहते थे। 1193 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली और उसका प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। उसका सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा, जिसमें सारी पांडुलिपियाँ जलकर भस्म हुई। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने बहुत से मंदिरों और बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट करा, जिसके बाद वो बीमार पड़ गया और वो इतना बीमार पड़ गया था कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। बहुत से हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। बाद में एक हकीम ने उससे कहा कि अगर वो नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य श्री राहुल भद्र से अपना इलाज करवाए तो वो ठीक हो सकता है। उसने पहले तो वो माना नहीं, बाद में उसने राहुल भद्र को बुलवाया। आचार्य राहुल भद्र आए तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक होने में 1 महीना लगेगा। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं कोई दवा नहीं लूँगा, बिना दवा दिए हुए तुम मुझे ठीक करके दिखाओ। श्री राहुल भद्र थोड़ी देर तक सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने उससे कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम तो कर सकते हो, तो हमें एक कुरान दे दो और उसके मैं प्रश्न बताता हूँ, उन प्रश्नों को तुम पढ़ना, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें ये कुरान वापस कर दूँगा। फिर श्री राहुल भद्र ने एक 3-4 दिन के अंदर उसको कुरान वापस कर दिया। उसको बताया कि इस पेज से इस पेज तक वो रोज़ कुरान को पढ़े। लगभग 20 दिन के बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया
तो वो बहुत बेचैन हुआ। उसने फिर हकीम को बुलाया और कहा कि तुम राहुल भद्र को बुलाओ और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने राहुल भद्र को बुलाया। राहुल भद्र ने इससे पूछा उसने कि बताओ कि तुमने मुझे कोई दवा नहीं दी फिर भी मैं ठीक हो गया। तो राहुल भद्र ने कहा कि ऐसा नहीं, मैंने इन 3 पृष्ठों पर कुरान के दवा लगा दी थी। मुझे पता है कि तुम कुरान पढ़ते समय थूक लगाकर पृष्ठ बदलते हो, तो तुमने 20 दिन तक इन पृष्ठों को बदला, उसमें दवा लगी हुई थी, उसकी वजह से तुम ठीक हो गए। उसको सुनकर बख्तियार खिलजी तो बिल्कुल पागल हो गया। उसने सोचा कि यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतना बड़ा पुस्तकालय, तो ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है, अगर मैं इस पुस्तकालय को जला दूँ और इन आचार्यों को मार डालूँ तो इनका ज्ञान तो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे सनकी होते हैं उसने ऐसे ही किया। उसने उसके बाद तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाए और आचार्यों को मार दिया जाए। सैकड़ों आचार्य मारे गए, सैकड़ों विद्यार्थी मारे गए, बहुत से लोग भाग गए और नालंदा विश्वविद्यालय धू धू करके जलने लगा। कहते हैं उसका पुस्तकालय 3 महीने से अधिक जलता रहा और चारों तरफ धुआं ही धुआं व्याप्त हो गया। फारसी का विद्वान मिन्हाजुद्दीन सिराज, जो कि नासरुद्दीन महमूद का दिल्ली में काजी था, उसने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था तबाक़त-ए-नासरी और उसने यह पुस्तक महमूद को भेंट की। उस पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाए जाने का वर्णन है, जिसमें उसने लिखा कि बख्तियार खिलजी ने एक बहुत बड़े विद्यालय को जलाया जिसका पुस्तकालय 3 महीने से अधिक जलता रहा और चारों ओर काला काला धुआं व्याप्त हुआ। उसने ये लिखा कि इस तरह वह बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को समाप्त करके इस्लाम धर्म का बढ़ावा करना चाहता था। विश्व का केवल एक ही धर्म इस्लाम ऐसा है जो दूसरे धर्मों के पुस्तकालयों को जलाना, उनके धार्मिक स्थानों को नष्ट करने में विश्वास रखता है। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म के पुस्तकालय को जला दे। ये शिक्षा केवल इस्लाम धर्म में दी जा सकती है। आज भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि नालंदा के पास बख्तियार खिलजी नाम का एक जंक्शन है। अगर भारत सरकार चाहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध हो, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम या तो नालंदा हो या उसका नाम मेरे हिसाब से श्री राहुल भद्र होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे देश का एक ऐसा चिकित्सक, प्राचार्य और ज्ञानी पुरुष था जिसने बिना ये सोचे कि यह कोई विदेशी है या कोई हमारे देश का, उसने उसकी जान बचाने का काम किया। तो जान बचाने वाला वह मारने वाले से अधिक बड़ा होता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी और उस रेलवे स्टेशन का नाम श्री राहुल भद्र रेलवे स्टेशन रखेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें बताइएगा। अगली बार मैं एक और विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।